हाथरस की निर्भया जो जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसका केस जो है वो अब हाई कोर्ट में जो है वो आ चुका है और एक सुनवाई जो है वो हो भी चुकी है, राज्य सरकार की पेशी हो चुकी है और उसमें जो है राज्य सरकार को कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं हाई कोर्ट की ओर से और कुछ फटकार भी जो है वो लगाई गई है। तो इसी विषय में जो है हम आपसे मिलवाना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी, जो बड़े लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट में अन्य 4 दोषी हैं। उनका केस जो है अब AP सिंह जी के हाथों में है और वो उनकी ओर से केस लड़ेंगे और जबकि पीड़िता की ओर से जो है सीमा कुशवाहा जो है वो केस लड़ रही है। तो चलिए AP सिंह जी से हम बात करेंगे। AP सिंह जी के पास ये केस आया है, जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि 2012 में दिल्ली की निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई थी, जो जिस बेरहमी से उसे मारा गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, तो उसी को अब फिर दोबारा से जो दोहराया गया है हाथरस में, उत्तर प्रदेश में। तो AP पहला सवाल यह है कि यह केस आप ही के पास क्यों आया? क्या इसलिए क्योंकि आपने निर्भया के दोषियों का केस लड़ा और 8 साल तक उन्हें फांसी से बचाए रखा? नहीं, ये तो क्लाइंट पर डिपेंड करता है वो मेरे पास ही क्यों आया। उनके परिवार वालों को, जो फैमिली है, लवकुश है, रवि है, रामू है, संदीप है जी, फैमिली से, उन पर डिपेंड करता है। लगता है कि मैं डिफेंस कर सकता हूं, यदि ऐसा लगता है लोगों को तो अच्छी बात है। डिफेंस काउंसिल के नाते मैं इस केस को कर रहा हूं, तो मुझे तो उसमें बचत के रास्ते देखने हैं और देखना चाहिए भी। आपने कहा पीड़िता, उसका अफेयर जो है वो संदीप के साथ चल रहा था। जी जी। तो आपको कैसे ये लगा कि उसका अफेयर चल रहा था? आपने क्या कॉल डिटेल निकाला या कहीं आपने छानबीन की? आपको कैसे ये पता लगा? देखिए, बहुत से ऐसे सबूत हैं जो हमें उनके परिवार वालों ने, गांव वालों ने और सबने दिए हैं, जिससे पूरी तरह से सिद्ध होता है कि संदीप और पीड़िता का अफेयर, लव अफेयर था, बहुत समय पहले से था। दूसरी बात, 62 कॉल जो हमें CDR जैसा पता चला है कॉल डिटेल रिकॉर्ड से, उसमें 62 कॉल पीड़िता ने संदीप को की अपने भाई के फ़ोन से और संदीप ने अपने खुद के फ़ोन से 42 कॉल पीड़िता को की। ये टोटल कॉल पे बात का ड्यूरेशन ऐसा नहीं केवल कॉल गई, मिस कॉल गई और कॉल, ऐसा नहीं है। 5.5 घंटे लगभग पूरी कॉल डिटेल का जो टोटल टाइम है तो 5.5 घंटे के लगभग बातें हुई थी दोनों में। अब जो ह्यूमन राइट का वायलेशन था, इस बात को कि भी जो वहाँ की पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, SP है, SHO है, उनसे गलती हुई है? अरे गलती नहीं हुई तो सस्पेंड क्यों हुए? SP सस्पेंड किए गए, डिप्टी SP सस्पेंड किए, थाने के अधिकारी सस्पेंड किए, सारा स्टाफ सस्पेंड किया गया, सस्पेंड किए गए। उन पे बट्टा लगा, जो DM जो धमकियां दे रहे हैं, उनके घर वालों को कह रहे हैं कि आपको यहीं रहना है, मीडिया 2 दिन में चली जाएगी, आपके परिजन 2 दिन में चले जाएंगे, आपको यहीं रहना है, आप बयान बदलिए या ना बदलिए, आपके ऊपर बात है। यानी बयान क्यों बदलवाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इस बारे में जवाब नहीं दे सकता जिलाधिकारी महोदय की और उनके परिवार की क्या बातचीत हुई, क्या, लेकिन क्योंकि मानवाधिकारों को उन्होंने हनन किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की उनकी जिम्मेदारी है। यही कल हाईकोर्ट में भी कहा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच खंडपीठ ने, डबल बेंच सुनवाई कर रही, इसको सो मोटो नोटिस, देखिए कितनी अच्छी बात है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ उच्च न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का। उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया और सो मोटो नोटिस इस आधार पर लिया कि आपने 2:30 बजे रात के अंतिम संस्कार की क्या आवश्यकता थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की उन्होंने बात कही कि जातिगत हिंसा फैल जाता, पूरा उत्तर प्रदेश उस आग के लपेटे में आ जाता, पूरा देश आ जाता। मैं मानता हूं उनकी बात भी हो सकती सच हो, क्योंकि उनके पास IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CID है, उनकी सूचनाएं हो सकती हो, सही हो। 300 पुलिस वाले रात को मौजूद थे वहीं पर। मुझे नहीं पता 300 थे या 3000 थे, लेकिन वो 3000 भी मंगाए जा सकते थे, 30,000 भी मंगाए जा सकते। जब संत रामपाल बरवाला कांड में हजारों पुलिस वाले वहां एक संत को, एक बाबा को पकड़ने के लिए, एक धार्मिक संत को, उपदेशक को पकड़ने के लिए आपने हजारों की पुलिस, हरियाणा की मंगाई, चंडीगढ़ की मंगाई, पंजाब की मंगाई, कहां के नहीं मंगाई, पूरी छावनी बना दी केवल अरेस्ट करने के लिए। कोई जिंदा मरने की बात नहीं थी, केवल एक वारंट में अरेस्ट करने के लिए आपने एक संत के साथ ऐसा किया। तो यहां तो एक मामला था, एक अंतिम संस्कार था, अंतिम संस्कार करना ही था सबको, पोस्टमार्टम हो ही चुका था, इन्वेस्टिगेशन आगे चलनी थी, तो 2-2.5 घंटे और रुका जा सकता था।
जब घर वाले कह रहे हैं घर 5 वालों बजे की के आसपास सिक्योरिटी हम कर और देंगे। बढ़ाई जा सकती थी रैपिड, लेकिन उस परिवार की भी ह्यूमन राइट्स हैं। आदमी का, हर एक का ह्यूमन राइट्स है। मृतक का, मृतक के परिवार वालों का, घटना हुई उसकी जांच होगी, दोषी पकड़ा जाएगा, निर्दोष छोड़ा जाए, निर्दोष को रिलीफ मिले और दोषी बचना नहीं चाहिए। ये आज सीबीआई टीम पहुंच भी गई है, गांव बुलगड़ी पहुंच गई है, वो अपनी डांट के लिए। अच्छा, आप मौका वारदात पर गए जी, आपको क्या लगा वहां जाकर, आपने क्या महसूस किया? देखिए वहाँ गांव में तो आज भी लोग कह देते हैं बैमनस्यता फैली है, गांव में अभी सब सही रह रहे हैं। हाँ, पुलिस का साया है, पुलिस का पूरा डेरा लगा हुआ है, पुलिस की छावनी जैसा बना हुआ है गांव पूरी तरह से, वहाँ बहुत सुरक्षा से भेजा जाता है। अच्छी बात यह है जो पीड़िता का घर है वहाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए गए हैं, पूरा सुरक्षा का 60 पुलिस वाले उनको दे दिए गए हैं, और वहाँ लखनऊ भी गए तो एस्कॉर्ट के साथ वहाँ ले जाएगा। सुरक्षा है या कोई डर है? क्योंकि पीड़िता के पास कोई मिलने जा रहा है तो उसे रोका जा रहा है, जो दोषियों से मिलने जा रहा है, जो उनके घर पे जा रहा है, उनसे कोई रोका नहीं जा रहा है। साफ साफ वहां से धमकियां आ रही हैं वहां से कि हमारे गांव में कोई आएगा तो यहाँ से चोटिल होके जाएगा और उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी उनकी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। काली साई फेंकी गई है सर, संजय सिंह के ऊपर, सांसद के ऊपर काली साई फेंकी गई है, राखी बिडलान के ऊपर साई फेंकी गई है। देखिए उनकी राहुल गांधी को धक्का दिया गया है। वो राजनेता हैं, उनकी तो बड़ी बात हाई विंड्स ब्लो, लेकिन एक पीड़िता से बड़ों की मिलने बड़ी अगर बात कोई जा है। रहा हम मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे हैं, उनको सांत्वना देना जा रहे हैं, उनकी संवेदना में साथ मिलने जा रहे हैं, उन्हें विश्वास देने जा रहे हैं, उन्हें भरोसा देने जा रहे हैं, तो वो उन्हें मिलने देना चाहिए। पूरी तरह सुरक्षा आप कितनी बढ़ाइए, ज्यादा बढ़ाइए और ज्यादा बढ़ाइए, एक एक करके मिलवाइए। आप भी अगर दोषियों की तरफ से वकील है, आप अगर गए हैं, अगर आप भी चाहते कि पीड़िता से मिलना है, क्या आपको कोई रोक देगा? नहीं मिलना, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोक। कोर्ट में सर एक सवाल और है, निर्भया कांड जो हुआ था दिल्ली में, जो दरिंदगी हुई थी निर्भया के साथ भी, उसमें पूरा भारत एक तरफ खड़ा था और डॉक्टर AP सिंह जी एक तरफ खड़े थे। नहीं, हमारे साथ भी थे, एक तरफ खड़े थे, आप अकेले थे उस टाइम में, मगर निर्भया ऊंची जाति की थी और जो है वो वाल्मीकि जाति की है, दलित समाज की है। मगर आज आपके साथ में ठाकुरों के संगठन भी खड़े हैं, ठाकुर भी खड़े हैं और आपको पूरी फीस आपकी देने के लिए पूरा तैयार हैं। और मानवेंद्र जो पूर्व मंत्री है और उनके पिता का नाम है यशवंत सिन्हा जी, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आपको पूरी फीस दे रहे हैं। क्या आपको क्या ये लगता है कि ये जातीय लड़ाई है? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि ठाकुर होता है और दलित गुलाम होता है? निर्भया केस की आपने कही, निर्भया सवर्ण थी, ठीक, लेकिन मुकेश दलित था, राम सिंह दलित था। मुकेश और राम सिंह दलित थे, हमने उनका केस लड़ा। उस समय किसी ने नहीं कहा, 7.5 साल 8 साल तक किसी चैनल ने, किसी जाति ने, किसी क्षेत्र ने, किसी कोई राजनेता नहीं आया कि डॉक्टर AP सिंह इन दलितों का केस लड़ रहा है, इन दलितों को फांसी से बचाने की लड़ाई। लेकिन उस वक्त सर वो जो निर्भया थी वो भारत की बेटी थी, आज भारत की बेटी नहीं है। तो बेटी है, ये आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ, पीड़िता भी तो, लेकिन समझने की बात है, पूरे देश की होती है, बेटी पूरे गांव, पूरे समाज की, पूरे सबकी बेटी है, सबकी बेटी होती है, बेटी तो बेटी होती है। तो फिर ठाकुरों की पंचायत क्यों हो जाती है? हाथरस में ही ठाकुरों की पंचायत हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रख के, और लॉ एंड ऑर्डर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और जो हाथरस की जो निर्भया है उसके पीड़ित जो उनके परिजन है उनको रोका जाता है, उनको पीटा जाता है। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी था, पीड़िता है, बेटी है, केस है, केस को जातिवाद। मैंने देखिए, मुकेश दलित था निर्भया केस में, राम सिंह मुकेश दोनों भाई थे, गरीब भी थे, दलित भी थे और बहुत गरीब परिवार से थे। कोई नहीं आया फांसी के अंतिम क्षणों तक, कोई नेता, कोई राजनेता, जातिवादी नेता जो हाथरस पहुंचे, जो बुलगड़ी पहुंचे, जातिवादी राजनीति, उन्हें उस समय नहीं दिखा कि मुकेश, और मैंने कहा कि दलित को, लेकिन मैंने दलित और उस पर नहीं चला कि दलित हैं, ये हैं, सवर्ण भी थे, दलित भी थे, सब केस होता है। केस को जाति के आधार पर नहीं कर सकते। केस को जो जिसके पास आया है, मैं गुणदोष नहीं देखता हूं। मैं क्लाइंट के गुणदोष अगर देखने लगूं, अपने ऑफिस के गेट पर घुसने से पहले ही CCTV कैमरे पर उससे बात करने लगूं गेट से ही कि आप किस जाति के हैं,
किस धर्म के हैं, क्या केस है आपका, आपने मर्डर किया कि नहीं किया, क्या किया, मैं पहले से उससे सवाल जवाब करूं, ये मेरी उसमें मानसिकता में नहीं है, मेरे सिस्टम में नहीं है, वकालत में ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगता कि कोई दुष्कर्म करता है तो आपको नहीं लगता कि जितने भी ये बिगड़ैल लड़के होते हैं, जो पूंजीपतियों के लड़के होते हैं, वो भी ये काम करे, गलत काम करे और सीधा कहे कोई बात नहीं डॉक्टर AP सिंह जी को कर लो, वो हमें बचा लेंगे? नहीं, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा? ना। देखिए, वकील तो आपको आतंकवादी को भी देना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा तो वकील तो आपको आतंकवादियों कोई केस नहीं लड़ता, सरकार को वकील देना पड़ा और सरकार को अपने पैसे देने पड़े, सरकार को करोड़ों रुपए देने पड़े उन वकीलों को। आतंकवादी, मुंबई के आतंकवादी, यहाँ के आतंकवादी, जो आतंकवादियों को आप नाम अच्छी तरह जानते हो, तो वो उनको वकील तो देना पड़ता है। वकील तो आपको आतंकवादी को देना, बिना वकील के कोर्ट नहीं चल पाएगी, बिना वकील के कोर्ट चली नहीं पाएगी, प्रोसीड नहीं कर पाएगी। इसलिए वकील हूँ तो वकील की केस ही आएंगे मेरे पास वकालत के लिए। अगर डॉक्टर होता तो फिर आप लोग कहते कि अस्पताल में सब। कोर्ट में जब ये केस गया है तो उसमें कहा कि सिमन जो है वो नहीं आया, तो आप बता सकते हैं 14 तारीख को ये केस हुआ और 8-10 दिन के बाद जो है उसकी मेडिकल रिपोर्ट होती है, तो आप खुद एक एडवोकेट है, आप खुद बता सकते हैं कि क्या जो जख्म होता है या जो सिमन जो होता है, जो वीर्य जो होता है, वो क्या रहेगा इतने दिनों तक? नहीं, एक्चुअली जो FIR है, पहला स्टेटमेंट जो पीड़िता के सगे भाई ने अपना बयान हाथ से लिख के दिया है, हाथ से लिख के दिया, मेरे पास वो उपलब्ध है, वो जो हाथ से लिख के दिया उसकी राइटिंग उसके द्वारा लिखा, पढ़ा लिखा लड़का है, उसमें कहीं भी रेप की बात ही नहीं थी। जो पीड़िता ने बयान दिया उसमें रेप की बात ही नहीं थी। जो माँ ने बयान दिया थाने में उसमें रेप की, और रेप नहीं तो गैंग रेप कहाँ से, तो उसकी कोई बात ही नहीं थी। इसलिए उस तरह की जांच जो जिससे संबंधित होती है तभी कराई जाती है। अगर रेप का आरोप लगाया जाए तो उस तरह की से फसल होती है, वो होती है। जब कहा गया, फिर बाद में 10 दिन बाद इम्प्रूवमेंट आया, जब राजनीति होने लगी तो बयानों को बदला जाने लगा। जैसे आया, फिर आगे फिर रेप आया, फिर रेप तक रुका, संदीप के रेप के तुका, फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद बयान बढ़े, फिर और 3 नामों की बात, नाम नहीं अभी आए, फिर गैंग रेप आया कि अन्य लोगों, फिर नाम अब भी नहीं आए, नाम कभी नहीं आए, लेकिन फिर वो और लोगों तक आया, फिर 3 लोगों को और अरेस्ट किया गया, पहले संदीप को किया गया। पहली FIR अंडर सेक्शन 307 की रजिस्टर्ड है, 307 की, उसमें झगड़े की बात की गई है। और जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी जो थे उनके अनुसार ये था, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरुआती तौर पर की, क्योंकि शुरू के केस में ना जातिवाद था, ना राजनीतिवाद था, ना मीडिया ट्रायल था। खराब कहाँ होता है? जब वहां पर राजनीति होने लगती है और मीडिया ट्रायल केस होने लगता है, तब केस अपनी स्वाभाविकता को, केस अपनी प्राकृतिक बात को खो देता है। फिर तो वो हवा में चलने लगता है, दूसरों के साथ साथ जैसा उसे ले जाया जाए उस तरह से चले। ये जो जब अंडर सेक्शन 307 वो भी सेशन ट्रायल, उसमें FIR दर्ज हो सकती है, तो 376 में क्यों नहीं हो सकती? 376 में हो जाती अगर वो कहा जाता। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा कि संदीप, जो लड़का भी संदीप है और पीड़िता का भाई भी संदीप है और मुलजिम भी संदीप है, आरोपी भी संदीप है। तो देखो, कोई भी भाई किसी भी अपनी बहन का, चाहे वो किसी जाति क्षेत्र का हो, ऑनर सबका है। ऑनर किसी ऐसा नहीं कि ऑनर ब्राह्मणों के पास ही ठेका ले रखा है या राजपूतों ने ही अपने ऑनर की बपौती बना रखी है या वैश्य, नहीं, ऑनर सम्मान सबके लिए है। कहीं नहीं लिखा कि ऑनर किसी एक जाति की बपौती हो गया। ऑनर, कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन, अनमैरिड बहन, किसी से दोस्ती मित्रता रखे, कोई भाई नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। चरित्रवान हमारे देश की तो ऐसी संस्कार है। हाँ, कुछ पाश्चात्य सभ्यताओं में अब होने लगा है कि भाई ही अपनी बहन को क्लब छोड़ आए, पब में छोड़ आए, डांस में छोड़ आए, बार, वो एक अलग चीज़ है, रेयर केसेस होते हैं। लेकिन जो हमारी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, तो उसमें भाई नहीं चाहता था कि इस तरह को हो। तो और रिस्टिंग जो हमने देखे हैं, लोगों ने हमें भेजे हैं, दिखाए हैं, पीड़िता के आरोपियों के परिवार वालों ने, उसमें ये कहा गया कि हाँ, भाई और बहन का उसने उठा के ऐसे नीचे पटक दिया बहन को, उसमें उसकी स्पाइनल इंजरी हुई, वो बच के भागी, वहां तार लगे हुए थे, तारों से उसके जीभ को चोट लगी, जो कि प्रचारित की गई, जीभ काट डाली गई। ये बताएगा ना, जीभ काट डाली गई, जबकि जीभ उसकी पूरी साबित थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी और सब में दिखाई गई कि बोल, बाद के बयानों में बोल भी रही है, बाद के बयान में बोल भी रही है। जब जीभ है तो बोल, जैसे हाँ, थोड़ी भी कट जाती है। तो जैसे संदीप सिंह ने जो गला दबाया है चुन्नी से, उसका वो दांतों के नीचे आई है जीभ और वो कट भी गई है। पानी का पानी होगा। 376 का भी केस दर्ज किया है और उसका मृत्यु का भी किया है। हाँ, केस दर्ज होना
376 किया, क्या किया वो अलग चीज़। जो इन्वेस्टिगेशन में बात निकल के आएगी, जब चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में चार्जशीट आएगी, वो इम्पॉर्टेंट है। और चार्जशीट के बाद कोर्ट में जब आएगी तो हम लोगों को भी कॉपी मिलेगी, आगे भी प्रोसीजर हो, फिर हम लोग अपना डिफेंस भी देंगे, वो भी देंगे और सारा कुछ। अच्छा, आप लोगों ने निर्भया केस जब लड़ा तो 2013 में भी ये लॉ बना था कि रेप हो करना ही रेप नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती करना, हाँ, कोशिश करना भी वो रेप ही होता है। न्यू अमेंडमेंट रेप लॉ बना, जिसका बहुत लोग ये कहते हैं मिसयूज हो रहा है कि सीमन नहीं आया तो अब सीमन सेक्सुअल इंटरकोर्स को करता है, उस तरह ही करता है, लेकिन शरीर के साथ छेड़खानी, शरीर के साथ पकड़ धकड़, वो भी रेप की श्रेणी में ही आता है। जो न्यू रेप लॉ बना है वो उसी धारणा पे आता है। लेकिन हमारे समाज में अभी रेप को उसी चीज़ से जोड़ते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से जोड़ते हैं। लेकिन न्यू अमेंडेड रेप लॉ है, उसकी विभिन्न सेक्शन हैं, विभिन्न धाराएं हैं, वो सीधी सीधी बात को अलग तरह से रखती हैं। चलिए, अब आपको क्या लगता है, क्या दोषी जो है, चारों दोषी आरोपी जो है वो बच पाएंगे या उन्हें फांसी होगी? नहीं, अभी फांसी की बात कहना किसी भी केस में किसी के द्वारा किसी स्थिति में जल्दबाजी होती है। इसका मतलब आपने फांसी डिक्लेयर कर दी, 8 साल फिर आप नहीं, इसका मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं, आपको ट्रायल कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको ट्रिपल बेंच पे भरोसा नहीं, आपको रिव्यू SLP पे भरोसा नहीं, रिव्यू पे भरोसा नहीं। अभी जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट हुई है उसमें देखिए आज दिखाई दी है कि पीड़िता की ओर जो है वो केस थोड़ा सा लगा है कि भी अब न्याय मिलने की थोड़ी सी आस है। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी। पीड़िता के जो आरोपी है, चारों आरोपी हैं, संदीप सिंह है, राम है और अन्य जो आरोपी हैं, उन सबका केस जो है डॉक्टर AP सिंह जी के हाथों में आ चुका है। और अब देखा जाएगा कि सीमा कुशवाहा जो एडवोकेट है वो और डॉक्टर AP सिंह जी अब आमने सामने फिर 2012 से लेकर अब 2020 में फिर दोनों जो है वो आमने सामने की टक्कर अब होने वाली है। और अब देखा ये जाएगा कि AP सिंह जी अब इस केस को जैसे 2012 से लेकर और 2020 के आसपास यानी 8 साल जो है इन्होंने पूरा खींच के वो वहाँ तक लेकर आए थे। अब इस केस में क्या होगा आगे देखने वाली चर्चा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि AP सिंह जी जागो समाज चैनल को पूरा फॉलो करते हैं। आप इनसे जो कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं, जो आप इनसे कोई भी मशवरा देना चाहते हैं या कुछ भी तो आप इनको कह सकते हैं। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।